हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी एक्सेस अकाउंटेंसी क्लासेस। आप सब जानते हैं जिस सीरीज के ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं उस सीरीज का नाम है पॉइंट्स टू रिमेंबर, यानी कि हर चैप्टर की ऐसी क्रूशियल बातें जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं भूलनी है, पर जनरली हम लोग भूल जाते हैं यार। ऐसी ऐसी बातें हैं हर चैप्टर के अंदर जो बहुत छोटी छोटी बारीकियां हैं, और इस सीरीज की बहुत सारी वीडियोस मैं ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, तो पहले जाके उन्हें देखिएगा। और आज हम लोग जिस चैप्टर के ऊपर बात करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनीज। तो चलो उसके बारे में बात करते हैं। बेटा क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री ये हमारे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के प्रोफार्मा के अंदर आता है। पक्का आता है ना, मां कसम? ठीक है, आता है। उसके अंदर देखो क्या लिखा है, कह रहा है स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स ओनली। उसके नीचे लिखा है नॉट फॉर। ये क्या कहना चाह रहा है, आओ मैं बताता हूं। इधर देखो बेटा, ये है आपका 11th वाला ट्रेडिंग और पी&एल का प्रोफार्मा, और वो है आपका 12th का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अच्छा, आपको पता है क्लोज ओपनिंग में कितने तरह का स्टॉक हो सकता है? 4 तरह का स्टॉक। और सेम जैसे ओपनिंग में 4 है, क्लोजिंग में भी 4 तरह का स्टॉक पॉसिबल है। ये कैसे? ये वाले जो 3 स्टॉक हैं ये किसके होते हैं? सांप सूंघ गया है लगभग सबको। ये है मैन्युफैक्चरर का, और ये वाला जो स्टॉक होता है ये होता है ट्रेडर का। सिमिलरली यहां पर भी ये वाले 3 मैन्युफैक्चरर के होते हैं और ये ट्रेडर के होते हैं। और हम लोग जो सीख रहे हैं ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट जो प्रोफार्मा सीख रहे हैं, ये प्रोफार्मा हम ना सिर्फ मैन्युफैक्चरर के लिए सीख रहे हैं बल्कि ट्रेडर के लिए भी सीख रहे हैं। इसीलिए जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सबकी कंबाइंड इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा। अब आपने क्या करना है बेटे, रॉ मटेरियल का एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा, ये तीनों मिलकर कहाँ चले जाएंगे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में चले जाएंगे। रॉ मटेरियल परचेज लिख देते हैं कुछ तो। अबे यही होश नहीं है, क्या निकाल रहे क्या नहीं कर रहे। मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, फिर बाकी की चीजें हम आगे बढ़ाएंगे। ये परचेज में 2 चीजें ही क्यों नजर आ रही हैं? कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं। परचेज में रॉ मटेरियल ही आएगा। मैंने आपको बोला 2 ही तरह के व्यक्ति होते हैं जो बिजनेसमैन है। एक तो वो लोग जो कुछ माल बनाकर बेचते हैं, और एक वो लोग जो जैसा खरीदते वैसा ही बेच देते, यानी कि ट्रेडर। तो बेटा जो मैन्युफैक्चरर है वो सिर्फ एक ही तरह की चीज खरीदेगा, और जो ट्रेडर है वो वही माल खरीदेगा जो उसको बेचना है, यानी कि तो परचेज में सिर्फ 2 ही तरह की चीजें आ सकती हैं। ठीक है ना। अब ओपनिंग और क्लोजिंग में 4 तरह की चीजें पॉसिबल हैं। अब आओ वापस उसी डिस्कशन पे। रॉ मटेरियल का क्या दिखाना है? रॉ मटेरियल का क्या दिखाना है? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो कि कैसे निकला है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, हाँ, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बना रहे हैं? सोचो, ये 300 रुपए खर्चे का है और ये 50 रुपए इनकम के हैं, तो तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं? 250 रुपए का नेट खर्चा। तो 250 रुपए वहां नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का तो कंजम्पशन दिखा देते हैं। अब बात करते हैं बाकी की। ये जो 3 आइटम हैं, इन तीनों का हम यहां पर क्या दिखाते हैं? चेंज दिखाते हैं। अच्छा, इनके चेंज के पीछे की कहानी सुनो जरा। अब ये वाला जो 150 है और ये वाला जो 80 है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? सोचो, प्रॉफिट के ऊपर क्या असर डाल रहे हैं? ये दोनों मिलकर 70 रुपए का खर्चा बना रहे हैं। सोचो, तो देखो अब 70 रुपए यहां पर खर्चे के अंदर नजर आ रहे हैं। अब यहां पर चेंज ये है कि अगर मान लो इसकी वैल्यू अगर 180 हो तो फिर ये दोनों मिलकर यहां पर प्रॉफिट को बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकम वाला पार्ट बन रहा है। तो फिर इस केस में हम वहां पर क्या करेंगे? उस केस में हम यहां पर ब्रैकेट लगा देंगे। फिर समझ गए आप मेरी बात को? तो अभी जो हमारी हेडिंग थी, एक बार हेडिंग पे वापस आओ। कह रहा है चेंज इन इन्वेंट्री जब हम दिखाते हैं तो चेंज इन इन्वेंट्री में सिर्फ 3 चीजें दिखाते हैं। क्या क्या? स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल का चेंज शो। उसका तो क्या शो किया जाता है? कंजम्पशन शो किया जाता है, उसका चेंज शो नहीं किया जाता है। गॉट इट? ये समझ आ गया? अब आप इसको यहां पर देखो। आप मैंने क्या किया, एग्जांपल के तौर पर इसकी वैल्यू को और इसकी वैल्यू को, इसको मैंने बड़ी वैल्यू ले लिया। तो अब ये दोनों मिलकर यहां पर क्या करेंगे? प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। तो मतलब ये दोनों मिलकर इनकम का काम कर रहे हैं।
और हम यहां जो डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशन किसका है, वो खर्चों का डिस्कशन है, और यहां पर जो बात हो रही है वो फिलहाल एक इनकम की बात हो रही है, इसलिए इसका रिजल्ट वहां पर ब्रैकेट में शो होगा। समझ गए आप यहां देख सकते हैं। मैं आगे चलूं, आइए। कुछ कंफ्यूजिंग आइटम जिनमें बच्चे परेशान रहते हैं, जैसे कि स्टाफ वेलफेयर का खर्चा। अच्छा, कंफ्यूजन क्या है ये भी मैं बता देता हूं। ये जो आइटम आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये आइटम ऐसे हैं, कुछ बच्चे तो इन्हें यहां दिखा देते हैं और कुछ बच्चे इसे इसके अंदर दिखा देते हैं। दरअसल क्या है, डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये तो ऐसा हेड है कि जिसे कोई बच्चा गलती नहीं करता, सबको पता है डेप्रीशिएशन और अमोर्टाइजेशन कहाँ आना है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं है। या तो कंफ्यूजन इन दोनों में होती है या फिर बच्चों को कंफ्यूजन इन दोनों के अंदर होती है। तो मैं दोनों के ऐसे कंफ्यूजिंग आइटम डिस्कस कर लेता हूं ना, झंझट ही नहीं रहेगा यार। आओ, पहला आइटम स्टाफ वेलफेयर। सुन के क्या लग रहा है, क्योंकि एम्प्लॉय का ही बेनिफिट होता है। स्टाफ वेलफेयर मतलब आपने एम्प्लॉय को चाय वाय पिलाई, बिस्किट विस्किट खिलाया, जो भी कुछ खिलाया, समझ रहे हो आप, इसका सीधा फायदा एम्प्लॉय को ही जाता है। इसीलिए स्टाफ वेलफेयर सीधा सीधा किसके अंदर जाएगा, एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर ही जाएगा। अगला, ट्रैवलिंग का खर्चा। ट्रैवलिंग का खर्चा, बच्चों को ऐसा लगता है यार ट्रैवलिंग कर रहा है, वह घूम के आ रहा है परिवार के साथ, फायदा उसको, ये वो वाले खर्चे नहीं है। समझ रहे हैं आप, ये सीधा किसके अंदर जाएगा, अदर एक्सपेंसेस के अंदर जाएगा। ठीक है, आगे ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस मतलब ऐसा नहीं है कि भैया फैक्ट्री के अंदर नाच गाना चल रहा है, मतलब नॉट दैट काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। यहाँ एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे खर्चे जो बिजनेस अपने क्लाइंट के ऊपर करता है, जो बाहर के क्लाइंट आते हैं उनके ऊपर करता है। ठीक है, तो ये खर्चे, इनका फायदा एम्प्लॉय को नहीं मिलता है, ये बाहर के क्लाइंट्स को मिलता है, तो ये खर्चा भी किसमें जाएगा, अदर के अंदर जाएगा। लास्ट वाला कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस, कंपनी अपने काम की वजह से जब एम्प्लॉय को बाहर भेजती है तो उसके आने जाने का खर्चा कंपनी दे रही है। इसका फायदा कंपनी को है कि एम्प्लॉय को है, कंपनी को मिल रहा है भैया। समझ रहे हो आप मेरी बात को, तो ये खर्चा भी किसमें जाएगा, अदर में जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और पॉइंट्स हैं, अभी मैंने आपको जो बताए थे वो इनके बीच में का कंफ्लिक्ट था, अब जो बता रहा हूं वो इनका कंफ्लिक्ट है फिलहाल कुछ। ठीक है ना, कुछ इसका भी है, कुछ अलग भी मिलेंगे। हाँ जी, पहला बैंक गारंटी। बैंक गारंटी क्या होती है, बैंक गारंटी, बैंक गारंटी दे रहा है आपको। जैसे मान लो आपने किसी के पैसे देने हैं और वो बंदा आपसे गारंटी मांग रहा है कि भैया गारंटी दो, तुम पैसे टाइम पे दे दोगे। तुमने बैंक वालों से बोला भाई तुम हमारे बिहाफ पे गारंटी दे दो, तो बैंक इसके लिए कुछ चार्जेस लेगा। इस गारंटी के बदले बैंक आपसे जो चार्जेस लेगा वो आपके लिए फाइनेंस कॉस्ट का हिस्सा है या नहीं है कि नहीं। आगे बढ़िए, अगला देखिए जरा, अगला क्या कह रहा है हमारा यहां पर। अगला क्या है, लीव एनकैशमेंट। लीव एनकैशमेंट क्या होता है यार, अरे हर एम्प्लॉय को छुट्टियां अलाउड होती हैं, महीने में 1 या 2 छुट्टियां अलाउड होती हैं, जैसे स्कूल में टीचर्स को भी छुट्टियां अलाउड होती है। अगर उस दिन बंदा आके जॉब अपनी कर रहा है, अपना काम कर रहा है, तो उसके बदले वो पैसे भी ले सकता है। समझ आ रही है मेरी बात, उसके बदले वो पैसे भी ले सकता है। इसका खर्चा जो हो रहा है वो खर्चा एम्प्लॉय का है कि नहीं है। बस सोचो भाई, पेपर में सोचने के लिए नहीं बैठोगे ना। लीव एनकैशमेंट, इसका फायदा एम्प्लॉय को जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो फिर एम्प्लॉय बेनिफिट है। हाँ, खर्चा ही तो है, कंपनी के लिए तो खर्चा ही है ना। ठीक है, अगला है कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस क्या होते हैं मैं आपको बताता हूं। मान लो आपको एक बैंक से लोन ले रहा है और आपने बोला कि हम आपसे कुछ टाइम बाद लोन लेंगे, पर आप प्लीज हमारे लिए बंदोबस्त पहले ही करके रखिएगा, बड़ा अमाउंट है। तो बैंक ने बोला ठीक है, हम कमिटमेंट करने के लिए तैयार है कि हम आपको पैसे दे देंगे, लिख के कमिटमेंट कर रहा है, पर बैंक कह रहा है कुछ कमिटमेंट चार्जेस लगेंगे। बैंक आपसे इसके लिए कुछ कमिटमेंट चार्जेस मांग रहा है, क्या ये फाइनेंस कॉस्ट है कि नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि पैसे का बंदोबस्त करने में जो खर्चे होते हैं, तो ये उसका हिस्सा रहेगा। ठीक है बेटा, एक और छोटा सा पॉइंट आता है ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी एम्प्लॉय को, जब एक एम्प्लॉय लंबे समय तक एक ही जगह पर काम करता है तो जो उसका मालिक होता है वो उसे छोड़ के, जब वो छोड़ के जाता है ना, उस टाइम पर उसको एक अमाउंट मिलता है, बढ़िया मोटा अमाउंट मिलता है जनरली। तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट है कि नहीं है। या तुम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो, एम्प्लॉय को तुम बोनस दे रहे हो, या तुम एम्प्लॉय को किसी तरह का कोई और कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हो, या ग्रेच्युटी दे रहे हो, इसका सीधा सीधा फायदा एम्प्लॉय को तो जा रहा है। और एम्प्लॉय को जा रहा है तो कंपनी के लिए तो खर्चा ही है।
चाहे वो एम्प्लॉय के रहते हुए तुम उसे दे रहे हो और चाहे वो तुम उसे एम्प्लॉय के जाते टाइम पर दे रहे हो, पर दे तो एम्प्लॉय को ही रहे हो ना। तो ये भी किसके अंदर रहेगा? एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। ग्रेच्युटी निकालने का तरीका बताऊं? आपको याद नहीं रखना है, मैंने बता रखा है वैसे। जैसे मान लो एम्प्लॉय आपके पास काफी टाइम से काम कर रहा था, तो जो उसकी लास्ट सैलरी होगी ना, लास्ट सैलरी का आपको कितना करना है? हाफ। मान लो उसकी सैलरी 20,000 है, तो आधी हो गई, और इनटू उसने कितने साल काम किया है, तो वो टोटल अमाउंट उसको देना है। अब सोचो एक एम्प्लॉय ने 30 साल काम किया और उसकी आखिरी सैलरी है बेटे 80,000। 80 का आधा 40,000 इंटू 30 करना, 12 लाख रुपए। भाई बहुत अमाउंट होता है 12 लाख रुपए। तुम्हें सुनने में ऐसा लग रहा होगा तो मेरा यार काम भी तो 30 साल किया है, तो 30 साल तुमने सैलरी भी तो खाई होगी। सैलरी मिली वो अलग, पर आज 12 लाख रुपए ग्रेच्युटी के भी मिल रहे हैं। बड़ा अमाउंट है यार ग्रेच्युटी के लिए। लोग सोचते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे गधे हैं क्या, 5 साल बुरे भाग, कोई ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी तुझे, ठीक है, ऐसा लोग करते हैं लोग। एनीवेज आओ, अगला है बेटा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ये एम्प्लॉय के भविष्य को, उसके बुढ़ापे को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता है प्रोविडेंट फंड। हम लोग भी तो सब अपने घरों में जोड़ते हैं ना, अपने बुढ़ापे को समेटने के लिए, सही करने के लिए। तो वैसे ही एम्प्लॉय के बुढ़ापे को ठीक करने के लिए एक प्रोविडेंट फंड मेंटेन किया जाता है। इस प्रोविडेंट फंड में एक हिस्सा एम्प्लॉय की सैलरी में से काट लिया जाता है, उतना ही हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से भी दे देती है, ठीक है ना। तो वो दोनों हिस्से इस अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए जाते हैं और ये अकाउंट गवर्नमेंट के पास मेंटेन होता है। इस अकाउंट के ऊपर फिर इंटरेस्ट मिलता चला जाता है, पैसा बढ़ता चला जाता है, बुढ़ापे में काम आता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो उसकी सैलरी में से हिस्सा कट रहा है वो तो एम्प्लॉय का ही है, पर जो हिस्सा कंपनी अपनी तरफ से दे रही है वो हिस्सा कंपनी के लिए खर्चा है कि नहीं है? कौन सा खर्चा है? एम्प्लॉय बेनिफिट है कि नहीं है? डेफिनेटली क्लियर एम्प्लॉय बेनिफिट है, क्योंकि वो खर्चा अभी तो हम गवर्नमेंट को दे रहे, पर बाद में गवर्नमेंट वो पैसा एम्प्लॉय को तो दे देगी, हाँ या ना। आगे बढ़िए बेटा। एक होता है सुपर एन्युएशन। सुपर एन्युएशन का ऑब्जेक्ट क्या है? टू मेंटेन अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। प्रोविडेंट फंड है बेसिक लेवल के लिए। अगर मान लो आपने अपने एम्प्लॉय को और भी बेटर लाइफ देनी है, जब वो रिटायर होगा तो उसकी लाइफ और अच्छी रहे, तो इसके लिए कंपनी एक और फंड मेंटेन कर सकती है, सुपर एन्युएशन। कंपनी चाहे तो इस फंड को खुद भी अपने पास मेंटेन कर सकती है, कुछ बैंक भी ये सुविधा देते हैं, तो वहां पर जाकर भी आप ये फंड मेंटेन करा सकते हो। इसके लिए भी पैसा एम्प्लॉय की सैलरी में से भी काटा जाएगा और कुछ पैसा कंपनी अपनी तरफ से भी देगी। सवाल वही है सेम, कहां जाएगा ये खर्चा? एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर ही जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आप लोग मीनिंग समझ पा रहे हैं ना चीज का, मैं कह रहा हूं किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें उसको सही करने से। अब मीनिंग क्लियर नहीं है तो फिर वो ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, मैं कुछ चीजें समराइज कर रहा हूं, ठीक है, एक बार देखिएगा जरा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ P&L का पहला आइटम क्या होता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबको पता है वो होता क्या है यार? सेल्स, ऑलवेज सेल्स। अगर मेरा माल, मान लो मेरा बिजनेस है कुछ माल बेचने का, ये पेन बेचने का है, तो मैं सेल ऑफ गुड्स बोलूंगा। अगर मेरा बिजनेस कोई सर्विस देने का है तो वहां फिर मैं क्या लिखूंगा? फिर मैं सेल ऑफ गुड्स नहीं लिख सकता, सेल ऑफ सर्विसेज नहीं लिखा जाता यार, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज लिखा जाता है। हालांकि तुम सिंपल शब्दों में आम आदमी की भाषा में ऐसा कह सकते हो सेल ऑफ सर्विसेज, बट जो रियल टर्म है दैट इज रेंडरिंग ऑफ, क्योंकि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं तो उसके लिए शब्द यूज होता है, ठीक है। तो उसके अंदर और क्या क्या आता है वो बता रहा हूं बेटा। सुनो, प्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं, अगर मैं क्या बना रहा हूं? क्रिकेट बैट, तो साइड में क्या निकलेगा? वुड वेस्ट, वो भी बिक जाता है, ठीक है। अगर मैं क्या बना रहा हूं? बॉटल्स, तो क्या निकलेगा? तो बेटा एक होता है मेन प्रोडक्ट और एक होता है, अच्छा इसे मैं बेचने के लिए बना रहा हूं, तो जब मैं इसे बेचूंगा तो वो P&L में कहां जाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम। पर बेटा जब ये स्क्रैप भी बिकेगा ना तो वो भी कहां जाएगा? तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर पहला आइटम सेल ऑफ गुड्स, दूसरा आइटम अभी बताया था रेंडरिंग ऑफ, तीसरा आइटम सेल ऑफ स्क्रैप। 3 आइटम आ गए, चौथे आइटम पे आ जाओ। आपने चीनी बनाई तो क्या निकला? हाँ, आपने बटर बनाया तो क्या निकला? समझ रहे हैं आप? तो ये है मेन प्रोडक्ट, तो साइड में क्या निकला? स्क्रैप नहीं निकला, बाय प्रोडक्ट निकला। तो बेटा जब आप इन्हें बेच रहे हो तो ये तो RFO है ही, ये भी कहां पर जाएगा?
तो RFO के अंदर एक बार फिर से काउंट करते हैं। सेल ऑफ, अबे तेज, सेल ऑफ, दूसरा रेंडरिंग ऑफ, तीसरा सेल ऑफ स्क्रैप, चौथा सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट। अरे सेल ऑफ मेन प्रोडक्ट तो आ ही गया ना सेल ऑफ गुड्स के अंदर, सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। पांचवा बताओ, पांचवा, हाँ हाँ पांचवा आइटम बताओ, चाहे कुछ भी हो, सेल्स रिटर्न, उसी के अंदर माइनस होके आएगी। याद रहेगी बात? अच्छा, मैं ये इतने छोटे से पॉइंट को ऐसे गहराई से क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन तुम्हारी भावनाओं से खेलेगा और तुम्हारे साथ वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे देगा। जरूरी नहीं है हर बार हेड और सब हेड गेम खेले। अगर उसने बोला कि भैया मुझे कैलकुलेट करके दे दो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और तुम्हें 6 आइटम दे दिए, तो तुम्हें यही नहीं पता 6 आइटम में कौन कौन से 5 होते हैं, तो पता होंगे तभी तो तुम उसका आंसर निकाल पाओगे ना। आओ, ये P&L है हमारा, स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये उसकी पूरी समरी है। मैक्सिमम आइटम इसके अंदर हमने कवर करे हैं। हो सकता है कोई आइटम फिर भी रह गया हो, तो उसको आंसर करते टाइम पर आपको अपने विवेक का उपयोग करना है। विवेक आपका दोस्त नहीं है, विवेक मतलब आपके अपने पेशेंस। सुनिए, इसमें मैक्सिमम आइटम इसके अंदर या इसके अंदर रहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, अदर। अदर मतलब कुछ और, जो रह गया वो सब इसके अंदर है। ठीक है, तो ये समरी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी लो जो आपको ठीक लगे। पर पेपरों के दिनों में ये समरी आपको बहुत कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है आपकी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं आपको बता दूं, P&L से अभी बात, सारी की सारी बात P&L की चल रही है, अभी बैलेंस शीट पे भी आएंगे। P&L से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? पहला, वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ सैलरी कौन से हेड में है, तो आप क्या कहोगे, खर्चों में, इस तरह से पूछ सकता है। दूसरा, पूरा का पूरा प्रोफॉर्मा पूछ सकता है, चांसेस बहुत ना के बराबर हैं पर फिर भी पूछ सकता है। अगला, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। वो कैसे होंगे, देखो ऐसे होंगे, इस टाइप के। इस क्वेश्चन में क्या मांगा है पूरे में, रेवेन्यू फ्रॉम और मतलब ये वाला हिस्सा मांगा है, तो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगला, किसी पर्टिकुलर हेड के बारे में अगर क्वेश्चन कह रहा है इसके 5 एग्जांपल दे दो, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ P&L को याद कैसे रखना है। ये वाला पहला हिस्सा किस चीज का है, इनकम का है। ठीक है, ये वाला भी तो इनकम के साथ ही आ जाता है, टोटल वाला। ये वाला हिस्सा स्टॉक के बारे में, देखो तीनों की तीनों चीजें स्टॉक के बारे में बताती हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ये वाला हिस्सा खर्चों का है और ये वाला हिस्सा प्रॉफिट का है। ठीक है, बहुत इजी तरीका है याद रखने का। अगर आप इतना भी याद रख पाते तो बड़े आराम से आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये मैंने अभी बताया था आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसमें देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या मांगा है, और बेटा मैंने अभी आपको शुरुआत की स्टेज में बताया था, चेंज इन इन्वेंट्री सिर्फ 3 चीजों के लिए दिखाई जाती है। 1 2, इसका चेंज शो, क्योंकि 1 2 और 3, इन तीनों का क्या दिखाते हैं, कंजम्पशन, इनका चेंज नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखे, तो चेंज का नोट बना के दिखा देना बस। आगे बढ़िए, इस क्वेश्चन के अंदर क्या मांगा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि खाली ये हिस्सा मांगा है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, 1 2। अब इसमें कंफ्यूजन क्या है वो बता दूं। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, कह रहे हैं ये भी तो 3 जगह पर है, जैसे रॉ मटेरियल 3 जगह पर है, स्टॉक इन ट्रेड भी 3 जगह पर है, तो क्या मैं उसका भी कंजम्पशन दिखा दूं? उसका कंजम्पशन होता ही नहीं है। कंजम्पशन का मतलब उसकी फॉर्म चेंज होना, रॉ मटेरियल की फॉर्म चेंज हो जाएगी, इसकी कैसे फॉर्म चेंज करोगे, ये तो जिस फॉर्म में आए उसी फॉर्म में बिक जाएगा एक दिन। समझ गए आप? तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है? हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री में मटेरियल परचेज, यानी कि इसकी बात कर रहा है वो, और ये बस, ये सब इंफॉर्मेशन यूजलेस है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बैलेंस शीट के ऊपर आ जाते हैं। बैलेंस शीट के ऊपर आपके ऊपर हम पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, लायबिलिटी साइड। लायबिलिटीज के बारे में आपको पता होगा, लायबिलिटीज 2 हिस्सों में बांटी जाती है मेनली, करंट और, कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई लायबिलिटी करंट है कि नॉन करंट है, कंडीशन चेक करते थे, याद करो।
अच्छा, वो कंडीशन कौन से दिन चेक की जाती है? जिस दिन बैलेंस शीट बनती है। और बैलेंस शीट कब बनती है बेटा? 31 मार्च को बनती है। तो 31 मार्च को हम वो कंडीशन चेक करेंगे। उन कंडीशंस पे बात कर लेते हैं जरा। पहली कंडीशन कि अगर एक लायबिलिटी 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी, और ये 12 महीने कब से चेक कर रहे हैं? 31 मार्च से चेक कर रहे हैं, जिस दिन बैलेंस शीट बनी। अगर 31 मार्च से आने वाले 12 महीने के अंदर अंदर लायबिलिटी सेटल हो जाएगी तो वो लायबिलिटी करंट है, वरना वो पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वही लायबिलिटी जिसकी बात पहली कंडीशन में हो रही थी, अगर सेम लायबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, व्हाट आई एम सेइंग, ऑपरेटिंग साइकिल, और ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है अभी बता दूंगा। अगर एक लायबिलिटी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर सेटल हो जाएगी तो भी वो करंट ही रहेगी। दो कंडीशंस आपको याद रखनी है। तीसरी को हम अभी भी नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में आएंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो बेटा अब बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बारे में। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या बताया था? अगर मेरे पास आज कैश है, उस कैश से मैंने रॉ मटेरियल खरीदा, फिर इस रॉ मटेरियल से मैंने माल बनाया, फिर उसको मैंने बेचा, फिर डेटर्स ने कुछ दिन वेट करके मुझे पैसे दिए। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, जो कि 2 दिन की भी हो सकती है, 2 महीने की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है। हर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिफरेंट होती है, ठीक है। अगर मैं 4 बिजनेस चला रहा हूं अकेला तो चारों की ऑपरेटिंग साइकिल कैन बी डिफरेंट, ठीक है। आइए जरा यहां पर हम कुछ केसेस डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे। देखो जरा, केस नंबर 1, जैसे मान लो कोई लायबिलिटी है आपके पास, ठीक है, और उसका आपके बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी है, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट कह रहा है लायबिलिटी का पेमेंट पीरियड 12 महीने का है, और मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 9 महीने की है। ये किस टाइप की लायबिलिटी की बात हो रही है? करंट लायबिलिटी है, क्योंकि वो 12 महीने सेटल हो रही है। इस पे आना, ऑपरेटिंग साइकिल 18 महीने की है, और एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट कितना है? ये नॉन करंट है, क्योंकि वो 12 महीने के भी बाद हो रही है और ऑपरेटिंग साइकिल के भी बाद सेटल हो रही है। एक और देखो, ये लास्ट वाला, ऑपरेटिंग साइकिल 10 की है, एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ पेमेंट 12 है, तो करंट रहेगा। केस क्लियर है? आइए जरा, ये हमारी लायबिलिटी साइड समराइज हो गई है। लायबिलिटी साइड में सारे आइटम, बहुत सारे आइटम है, पूरे के मैक्सिमम आइटम इसके अंदर कवर है। हो सकता है कोई आइटम रह गया हो फिर भी, ठीक है। मुझे 2 आइटम आपसे जरूर डिस्कस करने हैं। इन 2 के बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है। देखो क्या कह रहे हैं। हाँ जी, मान लो आपने यहां पर एक बैंक से लोन लिया और आपने बोला मैं आपका लोन का पैसा यहां पर लौटा दूंगा, ठीक है। तो जब आप यहां पहुंचोगे तो वो कहां दिखेगा बैलेंस शीट में? वो कहां दिखेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, क्योंकि टाइम पीरियड अभी कितना बच रहा है? 3 साल। मान लो ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की है। जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो मैं ऑपरेटिंग साइकिल को भी 12 महीने का मान लेता हूं, ठीक है। जब मैं यहां पहुंचूंगा तो भी, पर जब मैं यहां पहुंचूंगा तो लॉन्ग टर्म से निकल के शॉर्ट टर्म में आ जाएगी वो। पर जब मैं यहां पहुंचूंगा तब क्या होगा? तो वो बैलेंस शीट से जरूरी नहीं है हट जाए। अगर आपने पैसे दे दिए, अच्छा एक बात बताओ, जब वो यहां से हटके इसमें गई तो उसका नाम क्या होगा? करंट मैच्योरिटीज ऑफ, मैं कह रहा हूं आखिरी साल में जाके तुम्हें पैसे देने चाहिए। अगर तुमने पैसे दे दिए तो लायबिलिटी बैलेंस शीट से हट गई, नहीं दिए तो फिर उसका नाम क्या हो जाएगा? और बेटा वो किस में से निकल के कहां पर आ जाएगी? शॉर्ट टर्म से निकल के अदर में चली जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट की एसेट साइड। बेटा एसेट की कंडीशन याद है किसी को? चैलेंज है, चैलेंज ओपन। हाँ, करंट एसेट की परिभाषा क्या है? करंट लायबिलिटी की 2 कंडीशन थी, दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाइड है तो लायबिलिटी करंट है, वरना करंट एसेट की कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं? हाँ सुनो, मैं बताता हूँ, आप कुछ कुछ ठीक कह रहे हैं। इसकी 4 कंडीशन होती हैं। 4 कंडीशन, आप चारों को समझो। अगर कोई एसेट 12 महीने के अंदर, 12 महीने कब से चेक करने हैं? 31 मार्च से, जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है। अगर कोई एसेट 12 महीने के अंदर अंदर यूज हो जाएगी, सेल हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी या कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो वो लायबिलिटी, वो एसेट करंट एसेट है। पहली कंडीशन थी 12 महीने वाली। दूसरी कंडीशन, अगर वही एसेट विद इन ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड
यूज हो जाएगी, सेल हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी, या फिर कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो भी वो करंट एसेट है। तीसरी कंडीशन बताओ, ये तो दोस्तों सबको पता होती है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पैसा, पैसा यार वो ऑलरेडी मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है। अगर मैं ये कंडीशन ना लगाऊं, तीसरी वाली कंडीशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो कैश को तो लोग अपने हिसाब से कोई करंट में लेगा, कोई नॉन करंट में लेगा। सिर्फ इस कंडीशन की वजह से अब सब व्यक्ति कैश को कहां दिखाएंगे? करंट में दिखाएंगे। ठीक है। चौथी कंडीशन, एक एसेट, एन एसेट विच इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अगर आपने किसी एसेट को अपने पास क्यों रखा हुआ है? ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है, जो कि स्टॉक है। स्टॉक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग, बाइंग सेलिंग। तो ऐसा नेचर इन्वेंट्री का होता है। रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं। ट्रेडिंग उसमें हो रही है। इस कंडीशन की वजह से इन्वेंट्री हमेशा किस टाइप की एसेट में नजर आएगा? करंट एसेट में नजर आएगा। वरना लोग उसे भी नॉन करंट में दिखा सकते थे, अगर वो 2 साल बाद बिकना है, 3 साल बाद बिकना है। अब क्या है, इन्वेंट्री कितने ही टाइम बाद बिके, सब कहां दिखाएंगे उसे? करंट एसेट। तो ये इस कंडीशन की वजह से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी 4 कंडीशंस थी, और चारों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, कोई भी, तो वो नॉन करंट एसेट बन जाएगा। ये हमारी यहां पर एसेट्स हमने समराइज कर लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स। यहां प्रॉब्लम क्या है? बच्चा कहता है इसी के अंदर ही इतनी सारी चीजें, कह रहा जब घर के अंदर इतना सामान है तो घर के बाहर पड़े सामान की किसको परवाह है? पेपर में जब इसका एग्जाम्पल पूछा जाता है तो बच्चा इन्हीं में से कुछ भी लिखाता है, क्योंकि उसका दिमाग वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। आपको याद रखने हैं, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज के होने की। आपको एग्जाम्पल पता होने चाहिए किस चीज के? कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के भी और कमिटमेंट के भी। बात करते हैं। हाँ जी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कौन सी होती है? हाँ, जो किसी घटना पे निर्भर करती हैं, किसी इवेंट पे निर्भर करती हैं। ये लायबिलिटीज में और इनमें फर्क क्या है? दीज आर कंफर्म लायबिलिटीज। ये पक्का पैसे देने हैं, कोई रोक नहीं सकता, देने ही पड़ेंगे। इनका देना ना देना भविष्य पे निर्भर करता है। भविष्य पे मतलब फ्यूचर में वो इवेंट, वो घटना होगी जिस पर वो डिपेंड कर रही है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, लायबिलिटी होगी, वरना पैसे नहीं देने पड़ेंगे। क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं यहां पर, ये वाले नहीं, ये तो वैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाया हुआ है। आप इन्हें रीड करें, कुछ जानना है तो पूछो। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन कॉन्टिंजेंट नहीं है। क्यों? उसमें तो आपको पता है ना कि पैसे होंगे, नुकसान होगा, पर यही नहीं पता कितना होता है, इसीलिए हम उसको प्रोविजन कहते हैं। आप उसको अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देख के बनाते हैं। आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपको बताता है कि कितना नुकसान हो सकता है, फिर आप उसका प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं। हाँ, हाँ, फिर मत बनाओ। अगर आपको लग रहा है कि अच्छी सेल हुई है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो प्रोविजन मत बनाओ। वो एक अलग टॉपिक है, हम उसके ऊपर आएंगे, पर फिलहाल पहले यहां पर फोकस रखते हैं। बेटा इसमें कुछ एग्जांपल लिखे हैं, कुछ जानना है तो बताओ जल्दी। एनी डाउट्स? कोई डाउट नहीं है? आपको ये सारे एग्जांपल समझ आ गए हैं? आप बताए एक भी नहीं पाएंगे, मैं गारंटी से बता रहा हूं, और आपको पूछना भी कुछ नहीं है। सेकंड वाला, वाह, बहुत बढ़िया। पहला केस क्या कह रहा है? कह रहा है क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट येट एक्नॉलेज्ड एज डेट। अरे कुछ लोगों ने हमारी कंपनी पे केस कर दिया है, हमने अभी स्वीकार नहीं किया है। हम स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? हम कह रहे हैं आ जाएगा कोर्ट का ऑर्डर, तब देख लेंगे। क्लेम्स, जो लोग पैसे मांग रहे हैं अगेंस्ट द कंपनी, हमारी कंपनी से, नॉट येट, स्वीकार, स्वीकार, नॉट येट एक्नॉलेज्ड एज डेट। कह रहा हमने अभी लायबिलिटी माना नहीं है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया नहीं है। ठीक है ना? अगला, लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड। ये बढ़िया है, ये आपको सुनना चाहिए, आपको समझ भी आना चाहिए। लायबिलिटी फॉर बिल्स डिस्काउंटेड क्या होता है? सुनो, मैं ये कह रहा हूं, मान लो मैंने देव को माल बेचा, और बेटा ये बैलेंस शीट यहां की है, और मैंने देव को यहां पर माल बेचा था।
तो देव ने मुझे रिटर्न प्रॉमिस दे दिया कि मैं आपके पैसे दे दूंगा, वो प्रॉमिस मेरे पास आ गया, पेपर पे है, ठीक है। मैंने वो वाला पेपर किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। कुछ टाइम बाद यहां पर किसको दे दिया? बैंक को दे दिया। और बैंक से मैं पैसे ले आया। अब बैंक किससे पैसे मांगेगा? और बेटा उसकी जो ड्यू डेट है, उसकी ड्यू डेट इस साल में नहीं है, अगले साल में। अगले साल में कौन किसके पास जाएगा? बैंक देव के पास जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर अगले साल में देव ने पैसे नहीं दिए तो बैंक मेरे पास वापस आएगा कि नहीं आएगा? तो मेरी लायबिलिटी खत्म हो गई है क्या? तो आज भी मेरी लायबिलिटी, क्या मेरी लायबिलिटी पहली है? पहली लायबिलिटी आज किसकी है? देव की है। अगर उसने नहीं दिए मतलब उसके ना पर मेरा नुकसान हो सकता है, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है कि नहीं है? सो दिस इज लायबिलिटी फॉर बिल्स। जो आपने बैंक से डिस्काउंट करा रखे हैं उनकी लायबिलिटी कभी भी आ सकती है, ठीक है। कुछ पूछना है और कुछ जानना है इसमें? अब बात करते हैं कमिटमेंट की। कमिटमेंट बेटा क्या है? इट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्टिविटी एट अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड होते हैं तो उस केस में आपने जो कमिटमेंट किया हुआ है उस काम को करने के लिए, तो वो कमिटमेंट आपको लोगों को बताने पड़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, किसी एग्जाम्पल में आपको डाउट है तो बताइए। यकीन मानो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है और एग्जामिनर का फेवरेट इसलिए है क्योंकि बच्चे का फोकस सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर रहता है, बैलेंस शीट के बाहर नहीं रहता है। कोई भी एग्जाम्पल में डाउट है तो पूछो। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला समझ आ गया? पक्का समझाइए जरा। मैं समझा देता हूं, कोई बात नहीं, छोड़ो, तुम 10 मिनट लगाओगे समझाने में। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स परचेज। मैंने तुम्हारी कंपनी के शेयर खरीदे, तुम्हारा जो शेयर है वो 10 रुपए का है और तुमने मुझसे 7 रुपए ले लिए हैं, मांगे मैंने दे दिए, तुमने फिर मांगे फिर मैंने पैसे दे दिए। कितने ले लिए? 3 रुपए। अभी तक इसने मांगे नहीं है। अब मैं अपनी बैलेंस शीट बना रहा हूं बेटा। अच्छा, मैंने जो इसकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं वो मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है, हाँ या ना? पर जो 3 रुपए इसने मुझसे अभी मांगने बाकी हैं, जब इसने मांगे तो क्या मैं मना कर पाऊंगा? तो वो मेरा कमिटमेंट ही तो है, वही लिखा हुआ है। अब पढ़ो। अनकॉल्ड अमाउंट ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स परचेज। जो मैंने दूसरों के शेयर डिबेंचर खरीदे हुए हैं उसका वो हिस्सा जो कंपनी ने अभी मुझसे मांगा ही नहीं है, जो मुझे देना पड़ेगा जब उन्होंने मांगा। क्लियर है? कोई और डाउट? नहीं, मैंने तुमसे फर्स्ट पूछा था, सेकंड में कोई डाउट है? सेकंड में डाउट है, आइए जरा बात करते हैं। वैसे तो बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या मैं समझाऊं। अच्छा, चश्मा नहीं है। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स। कैपिटल तो यू अंडरस्टैंड ना, वो कैपिटल नहीं, कैपिटल मतलब कैपिटल एसेट्स की बात हो रही है। कैपिटल कॉन्ट्रैक्ट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। अगर उसका कोई हिस्सा अभी एग्जीक्यूट होने से बाकी है तो दैट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कमिटमेंट, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा लोगों को, ठीक है। सबसे फेवरेट एग्जामिनर का लास्ट वाला है जो तुम छोड़ रहे हो। क्या होता है ये? अरे प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर अलग अलग तरह के होते हैं, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, फलाना ढिमका, कन्वर्टेबल, ये वो। उन्हीं के अंदर एक टाइप होता है कौन सा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। वो क्या होता है? मान लो मेरी कंपनी को किसी साल में नुकसान हो गया तो मैं आपको डिविडेंड दे पाऊंगा क्या? तो आपका उस साल का डिविडेंड गया, नहीं गया। सेकंड ईयर में मुझे फिर नुकसान हो गया तो वो डिविडेंड भी गया, वो भी नहीं गया। थर्ड ईयर में प्रॉफिट हो गया तो मैं वो पिछले 3 साल का इकट्ठा आपको दे दूंगा। अब तो आपको एरियर का मीनिंग पता होना चाहिए। एरियर्स, पिछले बकाया। तो जब मेरा किस टाइप का शेयर होता है? क्यूमुलेटिव वाला प्रेफरेंस शेयर होता है, तो मुझे घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरा जो पिछला डिविडेंड था जो मुझे नुकसान की वजह से नहीं मिल पाया था, एक ना एक दिन वो भी डबल या ट्रिपल होकर मुझे मिल जाएगा, इकट्ठा होकर मिल जाएगा। क्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होता चला जाना। हाँ,
हाँ कह सकते हैं, लमसम इकट्ठा होके आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपकी कंप्लीट बैलेंस शीट है, बिल्कुल कंप्लीट है, इसमें कोई भी आइटम मिसिंग नहीं है। पर इसमें कौन कौन से आइटम आपके सिलेबस में नहीं है एक बार मैं बता देता हूं। क्या नहीं है? एक तो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, और क्या नहीं है? और क्या नहीं है? और क्या नहीं है? और क्या नहीं है? इसके अलावा बाकी सब चीजें आप कवर करके चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपने। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, कुछ पूछना है? थर्ड और फोर्थ कौन सा? ये वाले? नहीं, नहीं है। फिर भी मैं आपको बताऊंगा अभी ये क्या होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, इनमें से किसी के बारे में आपको स्पेसिफिकली जानना है तो अगर तुम छोड़ के भी जाओगे ना तो कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड वाले नहीं पूछ सकते, उनको भी बड़ा डर है। अगर उन्होंने इनमें से सवाल पूछा, सोचो क्या डर है, सोशल मीडिया पर क्या हालत होगी उनकी, बच्चे और टीचर्स क्या थू मचाएंगे उनके लिए। ऐसा टॉपिक दे दिया जिसका जो सिलेबस में ही नहीं है, पूरे साल गाते रहते हैं कि ये नहीं आएगा, फिर वही टॉपिक देते, फ्री के नंबर बांटने पड़ेंगे, फ्री के नंबर बांटने पड़ेंगे। अगर वो आपसे ऐसा कोई सवाल पूछेंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, मुफ्त के नंबर, अटेम्प्ट किया हो, बस लिख के आ जाना क्वेश्चन नंबर, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिखा है, अंदर मत करो, कुछ मत करो, नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, गलत अटेम्प्ट किया तो भी नंबर मिलेंगे। बेटा ये है इसको याद रखने का तरीका, ये जो लाइनें हैं ये इनको कनेक्ट कर रही हैं आपस में। बस जैसे यहां पर क्या होता है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है तो यहां पर क्या मिलेगा, तो ये आपस में इस तरह से कनेक्टेड है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ये आपके काम आ जाएगा जब आपको ठीक लगे, पर आगे आपकी इच्छा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सेम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों में पॉसिबल है। ठीक है ना, आप एसेट्स में भी चेक कर सकते हैं, जैसे यहां पर क्या होता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या है, तो यहां पर कौन सा मिलेगा आपको, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड, इधर क्या है तो यहां पर इस तरह, तो ये सब कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब आधे आइटम भी याद कर लो तो बाकी पूरे अपने आप हो जाएंगे यार वो। ठीक है, बट फिर भी आई विल नॉट रिकमेंड कि आप आधे आधे करो, पूरा करके चलिएगा अपनी तरफ से। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक छोटा सा मुद्दा, ये आप सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है बेटा, इसके अंदर क्या क्या आइटम होते हैं जरा मुझे ये बताओ। अबे गधों, रॉ मटेरियल, अबे याद करो, अभी मैंने ट्रेडिंग अकाउंट दिखाया था, यहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा था, उसके अंदर 4 आइटम थे, क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस शीट के अंदर जाता है। हाँ, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, और लूज टूल्स वगैरह वगैरह, फलाना ढिमका तेरा मेरा इधर उधर का। सुनो, वर्क इन प्रोग्रेस बोला ना अभी, तो वर्क इन प्रोग्रेस एक यहां पर भी तो आ रखा है, दोनों में फर्क क्या है? वाह, कह रहा वो कैपिटल है, अरे वो क्या होता है, दिस इज कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज ओनली वर्क इन प्रोग्रेस, दोनों में फर्क क्या है? सुनो, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब वो माल जो बन रहा है, इसका मतलब है वो बिल्डिंग, वो मशीन, वो फिक्स एसेट जो बन रही है। समझ रहे मेरी बात को? यहां पर बात हो रही है फिक्स एसेट की, तो ऐसी फिक्स एसेट जो हम खुद बनवा रहे हैं, और यहां पर ऐसा माल जो अभी आधा अधूरा बना हुआ है। क्लियर है? वर्क इन प्रोग्रेस किसका हिस्सा है, और कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस किसका हिस्सा है, नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा है। तो बच्चों ये थी हमारा जो पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसकी बहुत सारी बारीकियां जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। आई होप आपको ये पसंद आई होंगी और आपके बहुत ज़्यादा काम भी आने वाली है, ये मेरी गारंटी है, पक्का मेरी गारंटी है। अगर आपने वीडियोस को ध्यान से देखा है और फ्यूचर में सारे के सारे चैप्टर जो हमारे रह गए हैं, कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियो, कैश फ्लो, सब लेके आने वाला हूं, सबकी बारीकियां इकट्ठा कर दूंगा। बस आप लोगों ने उनको देखते रहना है और उनको याद रखना है पेपर तक। ठीक है, उसके बाद भी मैं आपको बता दूं, सफर यहीं नहीं रुकने वाला है, कई और तरह की अलग अलग टाइप की वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। एक स्पेशल सीरीज और चलेगी, उसके अंदर रहेंगी एग्जाम टिप्स। जो एग्जाम टिप्स हैं, यानी कि उसके अंदर अपने पेपर करते टाइम पर किन बारीकियों का आपने और ध्यान रखना है, वो सब मैं आपको दूंगा। पर वेट करो और हमारे साथ जुड़े रहो, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों तक पहुंचाओ, सबके काम आनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय।